स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी की पॉलिटिकल एबीसीडी का पी अब अखिलेश यादव को परेशान करने लगा है। पीडीए का पी कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पी से पंडित हो जाता है। क्या पीडीए का पी पाकिस्तान तो नहीं बन जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। पीडीए में अब सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच टक्कर शुरू हो गई है। अखिलेश हर रोज योगी सरकार का बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन उनमें बाराबंकी गायब है। बीजेपी अब अखिलेश से सवाल पूछ रही है, बाराबंकी में पीडीए का पी चुप क्यों हो गया है। ओपी राजभर ने तो पीडीए की एकदम अलग ही परिभाषा बना दी है। क्या पीडीए के चक्कर में अखिलेश यादव के हाथ से ओबीसी वोट निकलने लगा है। यूपी में सबसे ज्यादा कुर्मी सांसद हैं। यूपी में कुर्मी विधायक भी 40+ हैं, लेकिन बाराबंकी में कुर्मियों के हक में अभी तक अखिलेश खड़े नहीं हुए। आज योगी ने कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा। यूपी में लोध जाति के 5% वोटर्स हैं, जिनका असर 70 सीटों पर पड़ता है। अखिलेश के पीडीए के जवाब में पूरा का पूरा एनडीए उतर गया है। अब एनडीए पर पीडीए कितना भारी है या पीडीए पर एनडीए कितना भारी है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, पी का मतलब क्या है, पीडीए की फॉर्मूला क्या है और एनडीए में क्या चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। हमारे साथ है शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सैयद जवाद हमारे साथ है एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए। सैयद जवाद जी का भी तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। तो चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र यादव जी मैं आप ही से कर रही हूं। आपका पी तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। पी फॉर पाकिस्तान तो नहीं हो जाएगा ना चुनाव आते आते। प्राची जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां पाकिस्तान से आती हैं, पाकिस्तान में बनती हैं, वहीं शिकाई होती है और बिरयानी लगा के भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते हैं और चाशनी में परोसते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ हिंदी पढ़े होते और पर्यायवाची जानते होते तो शायद ये बात नहीं पूछते हैं। जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर किसके लिए यूज करते हैं हम? सूर्य के लिए। तो ऐसे ही जो पीडीए है, हमने कहा क्या कहते, प्रेम है, दया है, अपनापन है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, आधी आबादी है, पी से पंडित भी है। तो पी से कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ा ना है। हाँ, पी से पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नज़रों में पाकिस्तान भी हो सकता है। ये इनका देशद्रोह है अगर देश के लोगों को इस तरह से संज्ञा देते हैं। ये इनकी मानसिकता है। पाकिस्तानी जो इनके अंदर खून बह रहा है, उसकी वजह से इस तरह की बातें बोलते हैं देश के लोगों के लिए। शायद देश के लोगों के लिए इतनी बात कोई दूसरा नहीं बोल सकता है कि अपने देशवासी को पाकिस्तानी भी बोल देगा। ये देश के लिए इनका प्रेम बताता है और देश के लिए इनका कर्तव्य बताता है। कंफ्यूजन तो आप ही ने पैदा की ना। रोज पीडीए की फुल फॉर्म बदलते हैं, रोज पी का मतलब बदल देते हैं, रोज ए का मतलब बदल देते हैं। तो एक कंफ्यूजन आपने पैदा की, उस पर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी पेपर में कम पढ़ के जाता है तो उसे कंफ्यूजन होता है बार बार। तो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं पढ़ रही तो हमारी गलती नहीं है। मैंने पर्यायवाची बताया ना आपको। पर्यायवाची अगर पढ़ ली होती योगी आदित्यनाथ, 5वीं 6वीं में पढ़ाया जाता है तो शायद उनको चिंता ही नहीं होती, समझ जाते सारी बात। अब नहीं पढ़े तो या तो बताइए उनको पढ़ाएं हम लोग सारा काम छोड़ के। अभी तो हमें न्याय दिलाना है जंतर मंतर के बच्चों को, जिनको इन्होंने पैलेट गन से गोलियां मारी है, AK-47 चलवा दिया। वहां भी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जब इस देश के किसान अपनी आवाज के लिए बैठे हुए थे 13 महीने तक लगातार रोड पर बैठे हुए थे। कड़ाक की गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उसके बावजूद भी धूप में बैठे रहे। 750 किसानों की शहादत हो गई, उनको खालिस्तानी बता रहे थे। जब हमारे जंतर मंतर पे छात्र आए, देश की जंजी आए, उन्हें आतंकवादी बता रहे थे। बोल रहे बाहर के लोग आके बैठ गए हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। उसके बाद उनकी मांगे मानने के बाद भी इनको इतनी शर्म नहीं आती कि कम से कम माफी मांग ले। जिनको हम कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं, आपके पीडीए में जंतर मंतर भी आ गया, आपके पीडीए में बिहार भी आ गया। ये पीडीए बाराबंकी क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल बाराबंकी पर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, बिल्कुल सवाल। बाराबंकी जाते जाते पीडीए फुस क्यों हो जाता है? कोई भी देश में कानून से बड़ा नहीं है। हर किसी को कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। जो नहीं रहेगा कानून उसे अपना सबक सिखाए, ये उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। अभी आपने देखा एक किसान नेता को मेरठ के एसएसपी ने, सुनिए 10 सेकंड, सुनिए, मेरठ के एसएसपी ने, आपसे कह रही हूं, मैं यही तो आपसे कह रही हूं, अपनी अपनी मर्जी से पीडीए की बात करेंगे क्या? क्या बाराबंकी में पीडीए कुनबा नहीं है क्या?
मैं तो कह रहा हूँ ना या पीडीए उसमें एक जाति भारी पड़ गई? नहीं, जाति क्यों भारी पड़ गई भाई? मैं तो कह रहा हूँ कानून से बड़ा तो कोई नहीं है, कानून से बड़ा मैं भी नहीं हूँ, सवाल पूछे कानून से बड़ा योगी आदित्यनाथ भी नहीं है। कितने सवाल कानून पूछे के दायरे में रहना पड़ेगा हर देशवासी को। जंतर मंतर पर सवाल पूछा, बिहार पर सवाल पूछा, मेरठ पर सवाल पूछा, बाराबंकी पर कितने सवाल पूछे आपके नेता ने? मेरठ के सवाल को आपने रोक दिया। नहीं, मैंने सबसे पहले तो नहीं, मैंने कहा कि मेरठ में जो बर्बरता एसएसपी ने की है, आप उसका विजुअल देखिए। मैंने कोई जो आंख फोड़ी गई थी जंतर मंतर पर पैलेटगंज से, वही आंख फोड़ने का प्रयास अरे मेरठ पर एसएसपी ने किया है। मेरठ पर जवाब देंगी ना अनिला जी, यहाँ मौजूद हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, बाराबंकी में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछना या आरोपी को सजा हो ये सवाल पूछना क्या विपक्ष के नेताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? चाहे बाराबंकी हो, चाहे मेरठ हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अयोध्या हो, हर जगह सवाल पूछना है और सबको सजा दिलानी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जो अयोध्या के चंदा और चढ़ावा चोर हैं उनको बचाने के लिए एफआईआर ही ना कराई जाए। ओके ठीक है, बाराबंकी पर अभी तक एक सवाल तो पूछा नहीं है, बाकी आपके जितने सवाल थे अनिला जी जवाब दे दीजिए। एनडीए से ज्यादा पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पीडीए पर फोकस क्यों नजर आ रही है? आपको क्यों दिलचस्पी है कि पी फॉर पाकिस्तान है, पी फॉर पीड़ित है या पी फॉर पिछड़े? मेरी सभी को राम राम। और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रुचि क्यों है? क्यों नहीं होगी रुचि? उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले दुनिया भर की बात करते हैं, पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो पीडीए की बात करते हैं। और हम इस वक्त जो आने वाला चुनाव है, समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में हमारे सामने चुनावी रण में होगी, तो हम बात करेंगे ना पीडीए में। इनका जो वैसे असलियत का फुल फॉर्म क्या आता है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। केवल और केवल अपने परिवार का डेवलपमेंट करना ये जानते हैं, ठीक है। और दूसरा सुन लीजिए, जब ये सत्ता में आते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं माफिया संरक्षण एसोसिएशन। क्योंकि इनका उद्योग क्या है? इनका उद्योग होता है उगाही, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, ये सब इनका उद्योग होता है। तो जब माफिया, डॉन, अपराधी, उनको संरक्षण कौन देता है? समाजवादी पार्टी देती है। ये अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं कह रही है, ये जो है हर कोई जानता है कि जब सपा सत्ता में आई, इन्होंने केवल और केवल पिछड़ों के ऊपर अत्याचार किया, दलितों का अधिकार छीना और ये कह के अल्पसंख्यकों को डराया कि अगर हम चले गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करने वाला है। तो पीडीए जब ये कहते हैं कि पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए के लिए अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो फिर पंडित कहां से आ जाता है भाई? मुझे गिना दो ना, ब्राह्मणों के लिए कितना काम कर दिया, चलो छोड़ो, ठाकुर, बनिया, कायस छोड़ दो, ये बता दो पिछड़ों के लिए कितना काम कर दिया, दलितों के लिए कितना कर दिया, ब्राह्मणों के लिए कितना कर दिया, और तो और अल्पसंख्यकों के लिए कितना कर दिया। हाँ, एक काम बहुत बढ़िया किया था 2013 में, बच्चों याद रखिएगा, आप ही की उम्र की वो बिटिया थी, हाँ, जिसके साथ बहुत गलत काम किया 2 मुसलमान लड़कों ने। जब उस बच्ची के जो भाई जो हैं उसको पूछने गए कि हमारी बहन के साथ गलत काम क्यों किया गया, तो उन भाइयों की हत्या कर दी गई। कवालकांड, मुजफ्फरनगर। और वहां पे जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्ले आम होने वाला था, उसको रोका नहीं गया। वो तो ये है कि हिंदू सब इकट्ठा हो गए, बच गए, ठीक है। परंतु प्रशासन ने क्या कहा, आजम खान ने क्या कहा? देखो, ऐसा है कि मुसलमानों के ऊपर उंगली भी मत लगा देना, पुलिस अधिकारी, और ये रिकॉर्डेड है, ऑडियो वायरल है। आजम खान का नाम तो खुलकर ये इनके काम नेता किया, भी ये नहीं एक अच्छा लेते काम हैं। किया इन्होंने मुसलमानों। आजम खान का नाम तो खुलकर इनके नेता भी नहीं लेते हैं। नहीं, खूब लेते हैं। अरे वो होम मिनिस्टर होंगे, खुलकर लेते हैं। अखिलेश यादव नहीं लेते हैं। देखिए, ऐसा लेकिन क्या 24 का जख्म है? सत्ता में आकर सत्ता की मलाई चाटकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अल्पसंख्यकों को क्या 24 बढ़ाना का है, जख्म बिल्कुल नहीं आने है? देंगे। क्या 24 में पीडीए ने आपको हराया था? पीडीए ने आपके विजय रथ को रोका था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान किया था, इसीलिए पीडीए की एक फुल फॉर्म को आप पढ़ना चाहते हैं, इनकी एक स्ट्रैटेजी को आप पढ़ना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आंकड़े और कभी झूठ तो बोलते नहीं, अब सच्चाई होती है। आपने 2024 का यहाँ पे उदाहरण दे दिया, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि राष्ट्र का चुनाव और प्रदेश का चुनाव बिल्कुल अलग अलग होता है। वो बात दूसरी, उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक देश के बराबर है, 25 करोड़ की आबादी वाला है, परंतु आज किस चीज के लिए जाना जाता है? सबका साथ और सबका, लेकिन प्रदेश में भी आपके नेता, सबका विश्वास तो है ही, सबका विकास। यहाँ पे चाहे आप एयरपोर्ट, तो क्या राष्ट्र में नहीं था सबका साथ सबका विकास? कब? राष्ट्र में नहीं था सबका? नहीं, मैं तो अपने प्रदेश की बात करूंगी ना। अभी चुनाव तो 2027 का हो रहा है, उस वक्त बिल्कुल सीटें हमारी कम आई और हमें मालूम है, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने झूठ की हांडी चढ़ाई थी, और झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ ली तो चढ़ ली। 2024 एक छोटा जवाब देते हैं भाई, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
प्राची जी इनके बीच में मैंने बोला नहीं, और इन्होंने जो जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं मैं सिलसिलेवार उसका जवाब दे दूं, और फैसला जनता और बच्चों के हाथ में। नहीं, वो भी बता दीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी का खून इन्होंने कहा पाकिस्तान का है, तो योगी आदित्यनाथ जी का एक भगवाधारी का खून जो है पाकिस्तान का कैसे हो सकता है? अपनी बारी में बोल दिया होता भाई, अपनी बारी में बोल दिया होता। AK-47 चलाई, वो भी बता दीजिएगा। इतना झूठ। पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने गंभीर धाराओं के 12 मुकदमे खुद वापस लिए। ये इनकी महानता है, इनके महान मुख्यमंत्री हैं। मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, जब एक्सपोज होता है आदमी को दर्द होता है, जब एक्सपोज होता है उसे दर्द होता है, बीच में बोलना शुरू कर देता है। जब तर्क नहीं होता है तो बीच में बोलना शुरू कर देता है। ऐसे मुकदमे थे जो गंभीर धाराओं में। और उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनकी हिस्ट्री आप खंगालिएगा गूगल पे डाल के, कितने मुकदमे उन पे हैं, और उसको भी वापस लेने की तैयारी है। दूसरी बात इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की कही। मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी का खतौली का विधायक विक्रम सैनी, नाम लेके बता रहा हूं मैं, पूरे दंगे में कोई राजनीतिक दल का अगर कोई नेता विक्टिम है, दोषी सिद्ध हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी खतौली का विधायक, उसकी सदस्यता चली गई थी और उस पर उपचुनाव हुआ था, और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था मदन भैया, वो चुनाव जीत गया था। ये है सच्चाई, दंगा ये लोग करवाते हैं। जब हमारी सरकार होती है तो उसमें चुनाव जीतने के लिए दंगा करवाते हैं। दूसरी बात है, कानून व्यवस्था की बात कर रही है। कानून व्यवस्था मुंह के बोलने से नहीं सही होता है। एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए आप लोग। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। वो अपराध कहां से आ रहे हैं? अरे उत्तर, अब सुनिए, अरे सुनिए तो सही भाई, अब सुनिए, अब सुनिए, कन्विक्शन रेट बता दूंगा मैं, ईडी का भी कन्विक्शन रेट बता दूंगा। करोड़ की आबादी वाला कोई और अब सुनिए ना मेरी बात, पर कैपिटा। अरे भाई सुनिए, पर कैपिटा रुक जाए अनिला जी, करेंगे, ये केरला के साथ करेंगे। आप जो ये योगी आदित्यनाथ, ये जेंजी बैठी हुई है, आप इनको बहका नहीं सकते। निकाल लेंगे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लड़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बोल रहे झूठ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि हमने 17,000 इनकाउंटर किए। आप ये बात समझिए कि 17,000 लोग अवैध असलहा लेकर के पुलिस पर गोली चला रहे हैं। ये इनकी कानून व्यवस्था है। वो 17,000 असलहे कहां से आए? योगी के घर में बन रहे थे क्या? बीजेपी कार्यालय में बन रहे थे क्या? संघ कार्यालय में बन रहे थे क्या? कहां बन रहे थे? 17,000 अवैध असलहे आ गए, इनकाउंटर करना शुरू कर दिया, और कानून व्यवस्था बढ़िया भाई साहब। इतने इनकाउंटर, जो ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, फर्जी इनकाउंटर। चलिए ठीक है, ब्राह्मण आगे आ गए। में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दोनों ने उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है कि आप लोग फर्जी इनकाउंटर करते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, चुनाव आते आते ये तो बदला। अभी तक आप कहते थे कि मुसलमानों को चुन चुन कर ये सरकार टारगेट करती है, आज ब्राह्मणों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। तो पहले आप बिना आंकड़ों के करते थे, पहले झूठ फैलाते थे। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा पहले झूठ फैलाते थे, आज झूठ बोल रहे हैं। फेक इनकाउंटर बता 17,000 हुए ना, तो 17,000 यहाँ भी जो सिंपैथी थी, मैं जवाब ले लूं, यहाँ भी जो सिंपैथी थी वो भी छीन ली इन्होंने आपसे। कह रहे हैं अभी भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, मुसलमान नहीं है योगी राज में। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। मेरा इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए क्या है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, 11-12 साल हो रहे हैं, सेंटर के अंदर भी। और उससे पहले जो है सरकार अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी की रही। मुजफ्फरनगर के दंगों की याद आ गई, लेकिन उन दंगों के अंदर नुकसान किसका हुआ था सबसे ज़्यादा? कौन लोग प्रताड़ित करे गए थे? कह रहे ना कि आपको याद नहीं आई? समाजवादी पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी का भी डेटा उठाइएगा आप। 400 दंगे हुए थे 2012 से लेकर के 2017 तक, उस पर नहीं बोलते हैं आकर के, पीडीए की बात कर रहे हैं बैठ करके, और माशाल्लाह उनका तो जवाब ही नहीं है। पीडीए से एम गायब है? नहीं, अरे पीडीए से तो एम तो गायब बहुत पहले इनके पास से हो गया, और इस बार जो है 27 का वोट भी इनके पास से एम का नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जब जब अक़लियतों के ऊपर, खास तौर पे मुसलमानों के पास जुल्म और ज़ाती होती है, एक विधायक इनका नहीं बोलने को तैयार होता है। खुद आजम खान को नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। अतीक अहमद, अरे जिन्होंने कहा है गृह मंत्री, वो तो खुद अपने आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए विधानसभा के अंदर, वो कैसे बना देंगे? वो खुद अपने चच्चा और भतीजे की लड़ाई तो वो हमने देखी थी, जिसके बाद क्या हशर हुआ था इनका, जाके कहां से पहुंच गए थे। ये दूसरों की जिम्मेदारी कहां से लेने लगे समाजवादी पार्टी वाले, और वो उधर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। नूरा कुश्ती होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदन के अंदर आशीर्वाद किसने दिया था? आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, और स्वीकार उन्होंने करा था। कौन बी टीम है चलिए बताइए? कल्याण सिंह का जिक्र करते हैं आकर के। कल्याण सिंह को किसने झप्पी पाई थी और कौन पार्टी के अंदर लेकर आया था? और आजम खान ने पता क्या कहा था आदरणीय नेताजी के लिए?
बताओ वो लफ्ज, पूछिएगा जाकर, चलाइएगा वो बाइट क्या कहा था उन्होंने आदरणीय नेताजी के लिए। ये हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं आकर के, और ये सोचते हैं कि बहुत बड़े पीडीए के झंडा बरदार फरमा बरदार हो रहे हैं। अरे बात करिए ना अकलियतों की खुल करके। जहां लिंचिंग हो रही है, जहां पर लोगों को जो है प्रताड़ित करा जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वहां तो चुप होते हैं, और जहां अकलियत की बात आएगी हो ही नहीं रहा ना। अरे भाई उनके ये भी हिसाब से पंडितों पर हो रहा है, उनके हिसाब से ब्राह्मणों अच्छा, पर बहुत हो रहा अच्छी है। बात है। अब आपने बात करी मुसलमानों पर। सुनिए, तो वो शंकराचार्य इनकी भी सरकार में पीटे गए थे और इन्हीं सरकार के अंदर दोनों ने पीटा उनको जा करके। आज वो बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आज वो शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हैं, ये साथ में खड़े हैं। एक वक्त वो शंकराचार्य के साथ में थे और ये खिलाफ में खड़े हुए थे। ये जो नूरा कुश्ती करके ये जो लूटने का काम चल रहा है, और बड़े बड़े अकलियत के नेताओं की, आजम खान साहब की बलि ले ली सरकार ने इन्हीं में, और बलि दे करके खुद बचे हुए हैं। हाँ, अतीक अहमद पे खामोश हो जाएंगे, नहीं बोला जाएगा। लेकिन यहां पर आकर के बहुत बड़े एमके जो है, ये झंडा बरदार माफियाओं का खात्मा होगा। कब तक ठगेंगे आप? कब तक इस देश की अकलियतों को ठगते रहेंगे? सुनिए, लेकिन माफियाओं और नेताओं में कुछ तो अंतर करेंगे ना। 10 सेकंड। माफियाओं और नेताओं पर में कुछ तो अंतर करेंगे ना। अब माफियाओं की बात करी, माफिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो है नहीं। लिस्ट निकालिए विधानसभा की कि कितने माफिया जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर है, अभी उसका भी चर्चा हो जाए। कितने माफिया जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उस पर भी चर्चा हो जाए। कितने लोकसभा के अंदर बैठे हैं, कौन कौन से मुकदमे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हो जाए। कितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हो जाए। कांग्रेस के कितने हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में तो इतना बड़ा गच्छा है कि आधे ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे ही हैं। ऐसे लोगों को बनाते हैं बैठ करके जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं, चर्चा में लेकर आना है। लेकिन आप बार-बार आजम खान का जिक्र कर रहे हैं। आप बार-बार आजम खान का जिक्र कर रहे हैं, तो एक छोटा जवाब इस पर दे दें। हर मसला आपको दिखाई देता है, हर समस्या आपको दिखाई देती है धर्मेंद्र जी, लेकिन अपने सबसे कद्दावर नेता के साथ पार्टी खड़ी नहीं होती, उनका मुद्दा बना नहीं पाती, वो हाशिए पर चले जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। प्राची जी, जिसके साथ जाति हो रही है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका वर्जन ज्यादा जरूरी है या जब्बार भाई का वर्जन ज्यादा जरूरी है? आप उनसे पूछिए कि उनके साथ कौन खड़ा हुआ है। उन्होंने 50 बार बोला है कि समाजवादी पार्टी, उनकी धर्मपत्नी ने भी बयान दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है। हमने तो उनकी चिट्ठियां भी देखी हैं, देखा, वो ठीक बात है। हमने तो वो नाराजगी भी देखी है जो चुनावों से पहले। देखिए, ऐसा है, जब हमने परिवार के बयान भी सुने हैं कि हमें अलग थलग कर दिया। मैं आपकी बात सहमत हूं। जब आपके साथ जाति होती है ना, जब आपके साथ जाति होती है तो आपके सोचने का दायरा थोड़ा छोटा हो जाता है। अभी आपको आजम खान जी का सोचने का दायरा वो छोटा हो गया, आजम खान का मुद्दा छोटा हो गया इनके लिए। आप जो कह रहे हैं, मैंने उनके बयान भी सुने, वही मैं कह रहा हूँ। अभी आपको यहाँ से पुलिस घसीटती हुई लेके चली जाए तो आपके सुर दूसरी तरह से। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड, जिनको आप गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनके सोच का दायरा ही छोटा कर दिया आपने। मैंने क्या, कैसे मैच करेंगे? जब आप पीड़ा में होते हो, जब आपकी जाति होती है, तो आप जिस तरह से सोचते हो शायद उस तरह से चीजें नहीं होती होंगी। अगर उनके खिलाफ मुकदमा है तो न्यायालय से होगा ना। हमें मदद न्यायालय में करनी है कि वहां जाके धरना प्रदर्शन करना? मुझे बताइए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सुपारी लेके आ गए हैं, इनको पता नहीं क्या मिल गया है। चुनाव के समय ही आते हैं और सारा मॉड्यूल भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। लास्ट में लाइन लिखी रहती है, बीजेपी भी गड़बड़ कर रही है। एक लाइन हर बात बोल रही है, बीजेपी भी गड़बड़ कर रही है। बहुत छोटा। प्रशांत जी, हाँ बोलिए। अभी इन्होंने एक मुख्य सचेतक बनाए थे साहब पार्टी के अंदर, विधानसभा के अंदर। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में गए वो, उनको मंत्री बनाया? अरे आपकी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं लगातार कह रहा हूं, चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले हैं जो बड़े झंडा बरदार बने हैं सेकुलरिज्म के, और ये चाहे ये राष्ट्रवादी वाले लोग हो, इनकी पार्टी के अंदर लोग आते और जाते रहते हैं। वो कभी इधर, कभी उस तरफ, कभी किसके दर, कभी किस तरफ, ये इनका चलता रहेगा। और अब कह दूं आपसे, समाजवादी पार्टी के अंदर जितने एजेंट 40 भरे हुए हैं, या कांग्रेस के अंदर एजेंट 40 आरएसएस के भरे हुए हैं, इतने कहीं नहीं भरे हुए हैं। उनसे संभालिए अपने आप को, तब जाकर के अब यहाँ के मुसलमानों की बात करेंगे। जवाब आप अधिकार नहीं है आपको बात करने का। शांतनु जी, पीडीए या एनडीए? पीडीए या एनडीए, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अभी भाईजान ने अपनी बात शुरू करी कि संविधान जिंदाबाद। इनको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पहले संविधान में वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाना मैंडेटरी हो गया है। तो मुझे लगता है संविधान जिंदाबाद के साथ उस भाव के साथ भी जुड़े और 6 स्टैंजा गाएंगे आगे से। देखिए, आपने कहा पीडीए या एनडीए, ये पीडीए आता कहाँ से है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है वो कोई विजन की राजनीति नहीं है कि मैं आऊँगा तो सड़क बनाऊंगा, मैं आऊँगा तो स्कूल बनाऊंगा, मैं आऊँगा तो अखिलेश यादव के पास ऐसा कोई विजन नहीं। उनके पास एक फॉर्मूला है जो उन्होंने उत्तराधिकार में उनको अपने पिताजी से मिला है। क्या फॉर्मूला था वो? MY, मतलब मुस्लिम का वोट लो, यादव का वोट लो, सरकार बन जाएगी। 30% चाहिए होते पहले, लेकिन अब अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने गेम कर दी, 40-45% वोट शेयर की।
उनको वोट शेयर बढ़ाना पड़ेगा अपना, और जातियों को लाना पड़ेगा। चलो आप कहाँ से लाऊं, चलो पीडीए कर देते हैं, पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी ऐसा उन्होंने शुरू करा। पर अखिलेश जी ज़्यादा घूमते नहीं है उत्तर प्रदेश में, अपने कमरे में बंद रहते हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं। किसी ने बताया अखिलेश जी आदिवासी तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, 1-1.5% आदिवासी है। अच्छा आदिवासी नहीं, ठीक है। तो बिहार में चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई, वहाँ महिलाओं का वोट मिलाने के नहीं, इसको आधी आबादी कर देते हैं को, ठीक है, रातों रात आधी आबादी हो गई। सुबह पीडीए की फुल फॉर्म हो गई पिछड़ा दलित आधी आबादी। अब उन्होंने कहा वो आजम खां जी बहुत चिल्ला रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, फिर से अल्पसंख्यक पे आओ, मतलब वो ये AIMM वाले भी आ गए, मुसलमान वोट तो ये ले जाएंगे, मायावती सुना जोर से चुनाव लड़ रही हैं वो ले जाएंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा वापस अल्पसंख्यक जाओ, आधी आबादी छोड़ो, वो तो मिलेगा बाद में देखेंगे। तो उन्होंने फिर आधी आबादी कर दिया। अब कह रहे हैं पी से पंडित तो डेली बदलेंगे। अभी आप देखिए, मैं आपको गिन के देख रहा हूँ, आज से लेके गिन लीजिए 8-9 फुल फॉर्म आ चुकी हैं। जब तक 2027 का चुनाव होगा, अगर 2 दर्जन फुल फॉर्म ना आ जाए, वो सबको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले की पॉलिटिक्स है। वो ये नहीं बताएंगे मैं करूंगा क्या, क्योंकि कुछ कर पाए नहीं। कर क्या पाए मैं बताता हूं आपको। अतीक अहमद का पहला क्राइम हुआ 1990 में, कन्विक्शन कब हुआ 2022 में। मुख्तार अंसारी का पहला क्राइम हुआ 1991 में, कन्विक्शन कब हुआ 2022 में। सारे कन्विक्शन क्या हो रहे हैं, इनके सारे राज खुल के आ रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये केवल एक फॉर्मूला की राजनीति करेंगे, कुछ जातियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। 2024 में इनका तुक्का चला, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2024 में क्या चला, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, खटाखट पैसे आ जाएंगे 8,000 रुपए, लेकिन वो हर जगह चला, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया। हमने देखा बंगाल में वो कैंसिल आउट हो गया, महाराष्ट्र में कैंसिल आउट हो गया जैसी चुनाव, हरियाणा में कैंसिल आउट हो गया, यूपी के उपचुनाव में कैंसिल आउट हो गया। 9 उपचुनाव हुए, कुंदरकी जैसी जो जहां पे 70% मुसलमान, वो सीट भी हार गए वो लोग। तो इस समय मामला बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि जो 2027 में परफॉर्मेंस होने वाली है भाजपा की, वो 2017 के लेवल की होने वाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गजब नहीं हो रहा, इनको एनडीए की चिंता है और इनको पीडीए की चिंता है। देखिए अब ये तो मानना पड़ेगा आपको कि भाई एक फॉर्मेडल अपोजिशन तो है ही समाजवादी पार्टी की, तो कोई भी मानेगा भाई बड़ी पार्टी है, उनके पास है वोट शेयर है उनके पास, बल्कि पूरे देश में ही राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव। बल्कि आपको पता है, मैं भी लखनऊ गया था, इनका जन्मदिन था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं उनको वो, उनका जन्मदिन था जुलाई में। तो उन्होंने कहा था भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। मैंने कहा भावी प्रधानमंत्री बाबा, और वो बिल्कुल उनके पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा था। मतलब ऐसा नहीं था अखिलेश यादव को पता नहीं होगा कि मेरे बाहर क्या लगा। तो उन्होंने वो ये आजकल प्रधानमंत्री की आकांक्षा है, तो अच्छी बात है, हर नेता को होनी चाहिए। तो आजकल वो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे। धर्मेंद्र यादव जी, पीडीए से ज्यादा आपके कुनबे में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा एम कैसे निकल रहा है और एम कितना नाराज है, इससे ज्यादा इस बात पर फोकस्ड क्यों है कि एनडीए में क्या चल रहा है, कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है? पहले इनकी बात का जवाब दूं। शांतनु जी वैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। विजन की बात करते हैं तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कम से कम आप दोनों पार्टियों के विजन की बात करिए। समाजवादी पार्टी ने 2017-16 में 22 लाख लोगों को लैपटॉप दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, 22 लाख युवाओं को। 22 लाख खरीदे गए थे, बटे नहीं थे, केवल 13 लाख। बीच में नहीं बोला था मैंने आपके ना, अगर इन्होंने दिया है वो बता दें कि हमारा 10 साल पहले का विजन क्या था और इनका विजन क्या है। अब मैं बताता हूं पुलिस रिफॉर्मेशन पे, डायल 100 आप देखिएगा, जीपीएस बेस्ड जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो इंडोनेशिया में हुआ करता था, पूरे देश में कहीं नहीं था, और विदेशों में बहुत कम देशों में था। उसको हमने लाके इंप्लीमेंट किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे कानून व्यवस्था सही हुई। और जो आज ये बता रहे हैं ना गाड़ियां चलती हैं, समाजवादी पार्टी की समय की दी हुई गाड़ियां हैं, टायर भी नहीं बदलवा पा रहे हैं, इनकी स्थिति है। सुन लीजिए मेरी बात। अब मेरी बताया तो विक्रम सैनी तो बताया ना मैंने, विक्रम सैनी तो बताया, तो वही तो विक्टिम है, वही तो दोषी है विक्रम सैनी, बीजेपी विधायक। मतलब हम सुनिए पहले, हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये दंगे में आगे ये बीजेपी के पिच पे खेलना काम कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, अब सुन लीजिए मेरी बात, पाकिस्तानी बिरयानी खाइए, पाकिस्तानी बिरयानी सुन लीजिए। इनको भी पाकिस्तान याद आया, उनको भी याद आया, शेरवानी का नाम लेते ही इनको पाकिस्तान याद आया, बिरयानी का नाम लेते ही इनको जो पाकिस्तान याद आया। कोई बात बताइए, मुसलमान का नाम लेते ही आज हमें पाकिस्तान याद आने लगा। हिंदू मुसलमान से दिक्कत हो रही है, मुसलमान नहीं हो रहे, विजन की बात नहीं कर रहे आप। यादव के आप यादव हो रही 9% ये हो, अरे 20% हम हो रही भाई, मुख्यमंत्री बनेगा, ये रोजगार देने की बात हो रही है भाई, क्या बात कर रहे हो? बोलिए डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे सुनिए, एक मिनट वोट 19% हमारा, 9% वोट शेयर के ऊपर बैठेंगे, वो भी पूरा नहीं पड़ता है, और उसके बाद सत्ता बना अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई, झंडा उठाने के लिए आपकी बात आ गई। माफ करिए, मुसलमान ना झंडा आपका उठाएगा ना दरी उठाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपने हक की बात करेगा, जवाब जी बोलने तो दे, अरे बोलने तो दे, बोलने तो दे, अपना हक छीन कर, अरे उनका हक क्यों छीन रहे हैं? कम से कम बोलने तो दे उनको, हक की बात करते करते उनका हक क्यों छीन रहे हैं? धर्मेंद्र जी, हम यहाँ पर ना छीने, अब सुन ले, उनको गौर से सुनिएगा, एक सेकंड, उनको गौर से सुनिएगा और संभल के रहिएगा बराबर वालों से। 7 सीटों पर नुकसान किए थे पिछले चुनाव में, देश और ऐसा ना उस पर ज्यादा हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुसलमान में नहीं जाएगी, में डूबे हुए लोग, प्रदेश
की जनता, देश की जनता हिंदू मुसलमान नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जनता के सपने कैसे पूरे होंगे, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसे सही होगी, शिक्षण संस्थान कैसे सही होंगे, जनता वो चाहता है। हिंदू मुसलमान खत्म कर दीजिए, आप उसको मत जाइए। सत्ता में आने के लिए बेहतरीन जो सत्ता में उसको बता रहे भाई, रुके। तीसरा हमने पुलिस रिफॉर्मेशन बता दिया। वोमेन पावर लाइन नंबर 1090 उत्तर प्रदेश में से पहले कहीं नहीं था, आप देखिएगा जाकर के। लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वैसा पुलिस हेडक्वार्टर पूरे भारत के किसी प्रदेश का नहीं बना है, उसको जाके आप देखिएगा। क्रिकेट स्टेडियम इकाना का बनाया हुआ है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कोई एक स्टेडियम बना दी हो जहां पे एक मैच हो सके, मुझे बता दीजिएगा। समाजवादी पार्टी की ये सोच थी, समाजवादी पार्टी ने काम किया है। लखनऊ का अगर कोई साथी में बैठा होगा, जानता होगा आपके विकास की परिभाषा अलग है। एक सेकंड रुकिए, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के पास लिस्ट नहीं होगी विकास के कामों की? मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ ना अनिला जी, भाई इनके पास 9 साल पहले इन्होंने कितने काम किए उसकी पूरी एक स्टेडियम बता दे जो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बनाया है 9 सालों में। 9 सालों में आपने क्या किया? सुन लें मैं इनकी सारे सवालों का जवाब दूंगी, परंतु इनके नेता जो पीडीए के फॉर्मूले के साथ बताएंगे। धर्मेंद्र जी प्लीज, मैं आपके बीच में अभी नहीं बोल रही थी ना, पहले बोला था ना आपने, तो आप कैसे बोलोगे? आप खुद ही क्या सीखेंगे? है ना, एक छोटा सवाल है। एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर रही है पुलिस। एक सेकंड रुक जाएं, बड़ी खबर आपको बता दें। पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर रही है पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और ये मांग कर रहे थे पुलिस से बार बार कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साहिल को लेकर पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, धरने पर बैठे हुए थे, उनकी पार्टी के तमाम नेता धरने पर बैठे हुए थे। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि पैलेट गन केस में एफआईआर पुलिस दर्ज कर रही है। राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे वो मांग अब दिल्ली पुलिस पूरा कर रही है और जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहला धरना राहुल गांधी ने दिया था 21 जुलाई को, जब प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर बैठ गए थे धरने पर और मांग सरकार से की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ने लिया और उसके बाद अब दूसरी मांग जो राहुल गांधी आज कर रहे थे कि पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि पुलिस बार बार जो है वो तमाम नियमों का हवाला दे रही थी और अब उनकी मांग को मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का फैसला दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। यानी राहुल गांधी की जो दूसरी मांग है वो भी पूरी हो रही है। सुबह से लेकर देखिए तकरीबन 11:55 का समय था सुबह, जब राहुल गांधी पहुंचे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने। डीसीपी से उनकी मुलाकात हुई थी, 35 मिनट तक मुलाकात चली थी और जब मुलाकात के बाद बातें नहीं बन पाई थी, एफआईआर दर्ज होने को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, तो राहुल गांधी तभी से धरने पर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अब उनकी बातें मानी जा रही हैं, उनकी मांगे मानी जा रही हैं और पैलेट गन केस में अब एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। यही मांग थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि ज्यादती स्टूडेंट्स के साथ हुई है। जंतर मंतर पर अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और कोई विक्टिम अगर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो ये पुलिस शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पुलिस ये कह रही है हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। पुलिस से लगातार बातचीत चल रही थी, अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे, डीसीपी लगातार बातचीत कर रहे थे और अब जानकारी मिल रही है कि पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर रही है। राहुल गांधी की मांग को मान लिया गया है। सुबह से लेकर शाम तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, राहुल गांधी धरने पर बैठे रहे और अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस उनकी मांग पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। जी कुमार, बताइए, राहुल गांधी की ये मांग जो दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं मान रही थी, अब उस पर रजामंदी हो गई है, एफआईआर दर्ज हो रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट जो मिली है उसके बाद अब एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जिसके बाद दिल्ली पुलिस जल्द ही बीएनएस की संबंधित धाराओं में इस पूरे मामले में आज मुकदमा दर्ज कर देगी। हालांकि ये बात अलग है कि जो एफआईआर है वो अननोन पर्सन्स के खिलाफ जो है दर्ज की जाएगी। दरअसल राहुल गांधी तकरीबन
1 बजे से जो है यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, और इस वक्त 5:30 बजे का समय हो चुका है, यानी कि तकरीबन 4.5 घंटे से यहाँ पर जो विक्टिम है उसके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवार के साथ वो यहाँ पर बैठे हुए हैं डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, और लगातार डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद ही वो यहाँ से उठेंगे। जिसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता यहाँ पर इकट्ठा हो गए और लगातार प्रदर्शन चल रहा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनकी आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद ये सहमति बनी है कि राहुल गांधी जिसकी जो शिकायत दे रहे हैं पीड़ित परिवार की तरफ से, यानी कि साहिल लोचब की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से पैलेट गन वाले मामले में, उसमें दिल्ली पुलिस बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। हालांकि अननोन व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे जांच उसमें की जाएगी। तो अभी ड्राफ्ट जो है एफआईआर का तैयार हो रहा है और कुछ ही देर में जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर बता देते हैं। 5.5 घंटे से राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे और अब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। यानी राहुल गांधी जो 5.5 घंटे से धरना दे रहे थे, अपनी मांग को लेकर दे रहे थे, वो मांग आखिरकार दिल्ली पुलिस ने मान ली है। अब कुमार सोनू, क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं कि 5.5 घंटे आखिरकार क्यों लग गए? एक ही मांग थी सुबह से राहुल गांधी की कि एफआईआर दर्ज हो। पुलिस पहले क्या तर्क दे रही थी और अब क्या कहा जा रहा है जब ये बातें मान ली गई हैं? तो देखिए, लगातार जो प्रदर्शन की बात हो रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, तो उस दौरान लगातार कई दौर की वार्ता जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से खुद जिले के डीसीपी से बात हुई, ज्वाइंट सीपी रेंज से बात हुई उनकी, और लगातार कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार तमाम पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला इस पूरे ड्राफ्ट को उन्होंने खुद तैयार किया, कंप्लेंट के ड्राफ्ट को। उसके बाद लीगल टीम से उन्होंने एडवाइस किया। इसके साथ साथ मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा, ये तमाम ऐसे नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता, जो लगातार बातचीत कर रहे थे पुलिस अधिकारियों के साथ। राहुल गांधी बार बार अंदर जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई आपको जो शिकायत दिल्ली पुलिस को दी गई है और पैलेट गन के निशान उन्होंने दिखाए विक्टिम की बॉडी पर, उसके चेहरे पर, तो आप इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे? लगातार 4.5 घंटे से ये कंटिन्यू प्रदर्शन चल रहा था और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं की एक ही बात थी कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वो नहीं उठेंगे। अचानक से राहुल गांधी सबसे पहले पीड़ित के साथ जो है वो कनॉट प्लेस थाने पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से उन्हें पता चलता है कि मामला जो है वो संसद मार्ग थाने का है, तो वहां पहुंचते हैं। उसके बाद यहां पर अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। जब एफआईआर दर्ज करने की जगह सिर्फ कंप्लेंट रिसीव करती है पुलिस, तो उसके बाद वो प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। हालांकि एआईसीसी की तरफ से ये पहले ही मैसेज जो है वो मीडिया को सर्कुलेट कर दिया गया था कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ वहीं प्रदर्शन पर बैठेंगे संसद मार्ग थाने में। जिसके बाद अब मुकदमा यहां पर दर्ज होने की तैयारी शुरू हो गई है। ड्राफ्ट जो है दिल्ली पुलिस तैयार कर रही है और जल्दी अगले कुछ ही देर में जो है इसमें पूरे मामले में संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जो है आगे की जांच करेगी। तो उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने प्रदर्शन को यहां से खत्म कर देंगे। जी ठीक है, देखिए राहुल गांधी यही कह रहे थे कि जब तक एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार नहीं हो जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। और राहुल गांधी धरने पर बैठे रहे, बार बार उनको समझाने की कोशिश की गई, पुलिस के अधिकारी बात करते रहे और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर भीड़ बढ़ती गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते गए, प्रियंका गांधी पहुंच गई, सलमान खुर्शीद मौजूद थे, कुमारी शैलजा मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे। जो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो सब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचने लगे और साहिल के साथ बैठकर, जिस पर कांग्रेस से बार बार कह रही है कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, आंखों की रोशनी तक साहिल की चली गई, आंखों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अगर साहिल अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो ये पुलिस शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रही है? इसी मांग को लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे। 5.5 घंटे राहुल गांधी बैठे रहे धरने पर। सुबह तकरीबन 11:55 पर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे थे। इससे पहले कनॉट प्लेस गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि कनॉट प्लेस जंतर मंतर के जुरिडिक्शन कनॉट प्लेस थाने में नहीं आता है, तो फिर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचते हैं, डीसीपी से बात होती है। लेकिन जब एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस नहीं मानती है तो राहुल गांधी बाहर ही धरने पर बैठ जाते हैं और लगातार धरने पर बैठे रहते हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो राहुल गांधी का यह धरना खत्म नहीं होगा और अब राहुल गांधी की जो मांग है वो पुलिस मान रही है। अब एफआईआर दर्ज हो रही है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है आपको? दिल्ली पुलिस मान गई है एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब क्या किसके तहत ये एफआईआर दर्ज हो रही है, किसके खिलाफ, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो रही है, कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए प्राची, लीगल ओपिनियन लिया गया था। पहले पुलिस साफ इनकार कर रही थी कि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं बनती है और मामला जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई है उसके पास ये लोग जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने क्योंकि लगातार राहुल गांधी को जब इनकार किया कि इस मामले में एफआईआर नहीं होगी, तो राहुल गांधी यहां पर धरने पर बैठ गए थे। तो अभी भी आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो साहिल के साथ बिल्कुल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही बैठे हुए हैं। और अब पुलिस के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया था, एफआईआर जो है वो लिखी जा रही है। अब से कुछ देर बाद ये बात क्लियर होगी कि किन धाराओं में ये बीएनएस की किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की जाएगी, या जो पुरानी एफआईआर है उसके अंदर ही इस कंप्लेंट को अटैच किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर बाद, क्योंकि अभी ये बात आई है कि हम इस मामले में एफआईआर दर्ज कर, देख रहे हैं राहुल गांधी जो है उठे अपनी कुर्सी से और शायद वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता जो है वो जो डीसीपी सचिन शर्मा और इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद के साथ थे। और यहां पर आप देखेंगे अब राहुल गांधी जो है इसके अंदर जा रहे हैं, साहिल के साथ बैठे हुए थे। और अब देखेंगे आप लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल गांधी जो है वो डीसीपी ऑफिस के अंदर चले गए हैं। तो हमने कई बार देखा कि जो अंदर से कांग्रेस के नेता आते थे वो बाकायदा पहले प्रियंका गांधी को कुछ कान में बताते थे और उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी से बात करती थी और उसके बाद राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी को जवाब देते थे वही अंदर जवाब भेजा जाता था। तो अब जब जिस तरीके से राहुल गांधी यहां प्रियंका गांधी और बाकी तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे, पुलिस के जो टॉप सोर्सेज उनका कहना है कि वो इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। किन सेक्शन में कर रहे हैं, बीएनएस के कौन से सेक्शन इस पूरे उसमें लगाए जाएंगे जो राहुल गांधी या साहिल की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई थी। तो अब पुलिस ने इस बात को माना कि जो लीगल ओपिनियन उन्होंने लिया उसमें वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और इसके बाद अब आपने दिखाया कि राहुल गांधी जो है वो वापस डीसीपी ऑफिस के अंदर गए हैं। प्रियंका गांधी जो है पहले से ही डीसीपी ऑफिस के अंदर है और कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो भी यहां पर थे। अब देखिए फिर राहुल गांधी बाहर आए हैं, शायद उनको बता दिया गया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो यहां पे शायद वो मीडिया से बात भी करें, लेकिन वो डीसीपी ऑफिस के अंदर गए और अब वापस बाहर आए हैं और कांग्रेस के तमाम नेता जो है उनके साथ है। और अब फिर राहुल गांधी जो है वो वापस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, शायद ऐसा लगता है। लेकिन राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के अंदर गए और उसके बाहर आए। प्रियंका गांधी भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कुमारी शैलजा जो है वो उनके साथ है, सुप्रीत सुनील जो है वो इनके साथ है। और अभी जो मुकुल वासनिक को आप देख सकते हैं, तो राहुल गांधी वापस डीसीपी ऑफिस के अंदर गए थे और वापस आकर अब उसी चेयर पर जहां वो साहिल के साथ बैठे हुए थे वहां पर आ गए हैं। कुमारी शैलजा यहाँ तस्वीरों में दिख रही है, सुप्रीत सुनील जो है वो उनके साथ दिख रही है। और इसके अलावा प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रियंका गांधी भी यहीं पर राहुल के साथ खड़ी हुई है। तो अब कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन कर दिया गया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेताओं को यह बता दिया गया है कि जो एफआईआर है वो इस मामले के अंदर की जा रही है। तो अब से कुछ देर बाद शायद इसकी घोषणा जो है वो हो सकता है कि खुद राहुल गांधी करें, प्रियंका गांधी करें, वो बताएं कि जो मांग हमने की थी उसमें पुलिस मान गई है एफआईआर दर्ज करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आखिर किन सेक्शन के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई है, बीएनएस की कौन सी धाराएं इसके अंदर लगेंगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी जो है वो डीसीपी ऑफिस के अंदर गए थे और वापस आकर अब वो वापस जो है वो कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं, साहिल उनके साथ में है। तो अब से कुछ देर बाद जो चीजें हैं, किन किन सेक्शंस के अंदर क्या राहुल गांधी जब ही उठेंगे जब उनके हाथ में एफआईआर की कॉपी होगी, या प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो भी यहां पर आके बैठ गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कम्युनिकेशन किया गया है, बताया गया है। हमने देखा कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो अंदर लगातार पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे और जयराम रमेश जो है वो पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे। और जो कम्युनिकेशन पुलिस और इन नेताओं के बीच में होता था वो पहले प्रियंका गांधी को बताया जाता था। प्रियंका गांधी सारी चीजें जो पुलिस से कम्युनिकेशन हुआ है वो राहुल गांधी को बता रही थी। तो अब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन यहाँ पर दिया जा चुका है, बताया जा चुका है, इस मामले में एफआईआर की जा रही है। और अब देख सकते हैं कि राहुल गांधी पहले डीसीपी ऑफिस के अंदर गए, प्रियंका गांधी फिर उठी है यहाँ से और आप देखेंगे कि वो वापस शायद डीसीपी ऑफिस के जो डीसीपी का ऑफिस का रूम है उसके अंदर जा रही है। तो अब क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं को बता दिया गया है कि जो एफआईआर है वो इस मामले के अंदर की जा रही है, तो अब से कुछ देर बाद ये बातें क्लियर हो जाएंगी आखिर की बीएनएस की किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। पहले लगातार ये बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से, जो लीगल ओपिनियन भी लिया जा रहा था कि क्या जो शिकायत साहिल की तरफ से दी गई है, जो राहुल गांधी शिकायत लेकर आए थे कि क्या उस पर एफआईआर हो सकती है। तो अब क्योंकि जब पुलिस के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये बताया गया है कि हाँ हम इस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किन सेक्शन में ये एफआईआर दर्ज की जा रही है और क्या जो पुरानी एफआईआर है उसके साथ इसको अटैच किया जा रहा है या ये फिर एक नई एफआईआर होगी। इसकी जानकारी अब से कुछ देर बाद सामने आ जाएगी। जी प्राची। बिल्कुल अतुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं राहुल गांधी हैं, पीड़ित परिवार के साथ बैठे हुए हैं। अभी प्रियंका गांधी को भी हम देख रहे थे, प्रियंका गांधी भी पीड़ित परिवार से बात कर रही थी, उनको आश्वासन दे रही थी, अब बता रही होंगी कि पुलिस हमारी बात मानने के लिए तैयार हो गई है और अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब एफआईआर किन सेक्शंस पे दर्ज की जाएगी, बीएनएस की कौन सी धारा एफआईआर में जोड़ी जाएंगी, जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन ये अब तय है कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे
वो मांग मान ली गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बड़ी खबर, राहुल गांधी पैलेट गन पर शुरुआत से सरकार पर एग्रेसिव है। संसद में इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो आज इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने राहुल गांधी पहुंच गए। पहले मुलाकात करते हैं, बातचीत के जरिए पुलिस को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन जब पुलिस कानूनी पहलुओं का हवाला देती है तो राहुल गांधी डीसीपी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ जाते हैं और तकरीबन 5.5 घंटे से राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे। अब फाइनली जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है और अब एफआईआर इस मसले में जो है पुलिस की तरफ से दर्ज की जाएगी। अतुल, क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं कि इन 5.5 घंटों में आखिर हो क्या रहा था? किस कानूनी पहलू की जानकारी, एक्सपर्ट राय जो है वो पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही थी? ऐसा क्या था जो एफआईआर दर्ज करने की मांग मानने में 5 घंटे का वक्त लगा? देखिए प्राची, यहाँ पर यह समझने की जरूरत थी क्योंकि जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी इस पूरे मामले के अंदर, उसमें अनलॉफुल जो गैदरिंग थी उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली जो एफआईआर थी जंतर मंतर की, हम देखें कि जो ड्रोन कैमरा उड़ाया गया था, पहली एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने वो दर्ज की थी। और उसके बाद पुलिस कर्मियों पर मारपीट, ये तमाम चीजें थी जिसके अंदर कई एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी और इन सभी एफआईआर को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आज जब राहुल गांधी भी जब पहले वो कनॉट प्लेस थाने जाते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि डीसीपी जो है वो यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठते हैं सचिन शर्मा, तो वो यहां पहुंचते हैं और जब यहां पहुंचते हैं तो वो सीधा डीसीपी ऑफिस जाते हैं। वहां पर डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा होते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद जो है वो वहां पर मौजूद थी और नुपुर प्रसाद जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो लगातार कम्युनिकेशन राहुल गांधी से कर रही थी। राहुल गांधी के साथ सोफे में हमने तस्वीरों में देखा कि साहिल भी वहां पर बैठे हुए थे। उनको यह बताया गया कि कल ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है, बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो उस कमेटी को हेड करेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो कंप्लेंट रिसीव नहीं की, लेकिन पुलिस ने हमें बताया कि पुलिस ने कंप्लेंट रिसीव कर ली है और उनको बताया गया है कि ये जो कंप्लेंट है वो हम क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके बाद क्राइम ब्रांच इस बात को डिसाइड करेगी कि इसमें क्या मामला बनता है। लेकिन पुलिस के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि पैलेट गन के अंदर अगर वो एफआईआर दर्ज करती है तो बाकी अगर छात्रों के चोटें लगी है तो वो भी अपनी कंप्लेंट लेकर आएंगे कि इसके अंदर भी एफआईआर दर्ज की जाए। और पुलिस का लगातार यही कहना था कि जो 5 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो पूरे मामले की तफ्तीश देखेगी। उसके अंदर रिटायर्ड जो सीबीआई डायरेक्टर है, रिटायर्ड डीजीपी है, बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस हैं वो टीम को लीड कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड हैं और एक पूर्व जज जो है वो हाई कोर्ट के। तो 5 सदस्यों की कमेटी थी, वो पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी। लेकिन जब राहुल गांधी सुबह यहां पर पहुंचे तो उसके बाद जब पुलिस ने उनको इनकार किया, पुलिस लगातार इस बात को कह रही थी कि इस मामले में एफआईआर नहीं बनती क्योंकि अब मामला सब जुडिश है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। लेकिन राहुल गांधी जो है उसके बाद यहां पर इसी जगह पर डीसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बाकायदा साहिल के साथ यहीं पर ही चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया सिनेत और इसके अलावा जो तमाम आला जो कांग्रेस के नेता थे वो यहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद जब अब हमने देखा, क्योंकि हम जब डीसीपी ऑफिस के अंदर हम मौजूद थे, तो जो जयराम रमेश और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जो है वो लगातार कम्युनिकेशन जो ज्वाइंट सीपी है नई दिल्ली नुपुर प्रसाद और इसके अलावा डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा के साथ कर रहे थे। तो वो वहां पर जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसके अंदर बैठे और उसके बाद अब से कुछ देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर से ये मैसेज आया कि हम इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो जब एफआईआर वो दर्ज कर रहे हैं तो वही जैसे मैंने पहले की बताया कि आखिर बीएनएस के किन सेक्शन के अंदर ये एफआईआर होती है। लेकिन जब तक राहुल गांधी जो है ये पुलिस के कम्युनिकेशन को नहीं किया, वो अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जब एफआईआर की कॉपी उनके हाथ में आती है, जब वो यहां से जाएंगे या उसके बाद जिस तरीके पुलिस ने इंश्योरेंस दिया है कि वो इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि एफआईआर दर्ज क्योंकि कंप्यूटराइज एफआईआर दर्ज होती है, थोड़ा समय इसके अंदर लग सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम आला नेताओं को यह बता दिया गया है कि जो पैलेट गन का इशू था जिसके अंदर साहिल कंप्लेनेंट राहुल गांधी के साथ यहां पर पहुंचा था, उस पूरे मामले के अंदर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। तो अब जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, कम्युनिकेशन राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के आला नेताओं को दे दिया गया है। तो इंतजार अब इसी बात का है कि आखिर किन सेक्शंस के अंदर ये एफआईआर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंप्लेंट दी जाती है उसी को हूबहू एफआईआर के अंदर उतारा जाता है। और हम खुद देख रहे थे कि जो रणदीप सुरजेवाला है वो बाकायदा कंप्लेंट फाइल कर रहे थे, बाकायदा उनके साथ जो कुछ वकील थे और उसी कमरे के अंदर जयराम रमेश और मुकुल वासनिक भी मौजूद थे। तो वो कंप्लेंट जब उसी जो कंप्लेंट दी जाती है उसी कंप्लेंट को हूबहू
हूबहू जो है वो एफआईआर के अंदर उतारा जाता है। ऐसा हमने देखा है, क्योंकि पुलिस जो है वो अपनी जो भी शिकायत उसको दी जाती है उसको जब एफआईआर में कन्वर्ट करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता है। तो अब जो कंप्लेंट साहिल की तरफ से बाकायदा जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से दी गई है, तो उसी कंप्लेंट को उन्हीं बीएनएस के सेक्शन को कन्वर्ट किया जाएगा एफआईआर के अंदर। माना जा रहा है अब से कुछ देर बाद एफआईआर की कॉपी जो है वो राहुल गांधी और साहिल जो उनके साथ मौजूद है, जो जिसको पहले विक्टिम बताया जाता है, तो कंप्लेंट जो एफआईआर की कॉपी उनको दी जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी यहां से चले जाएंगे, जो कि उनकी सुबह से डिमांड थी। तो पूरी इसी एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि सुबह पुलिस लगातार इस बात को कह रही थी कि मामला सब जुडिस है और उसके अंदर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कमेटी का ऑर्डर किया है तो वो इसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। जो भी बात होगी वो कमेटी के सामने ही रख सकते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के जो पुलिस टीम के ऊपर भी अटैक हुआ था उसमें पुलिस ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि जो उनके जो पुलिस के कई कर्मी हैं, 280 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, उनको भी चोटें आई थी। तो वो तमाम इन्वेस्टिगेशन अब इसी कमेटी ने करनी थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी आज सुबह यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे, बाकायदा उन्होंने शिकायत दी, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी कंप्लेंट जो है फिर रिसीव नहीं की गई। तो इसके बाद पुलिस ने हमें बताया कि कंप्लेंट हमने रिसीव की है और उसके बाद उसको क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की बात कही है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो उससे नहीं माने और उसके बाद वो यहाँ पर साहिल के साथ यहीं पर ही बैठे हुए हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर आती है, कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचते हैं। कई दौर की मीटिंग डीसीपी सचिन शर्मा जो कि नई दिल्ली के डीसीपी है, इसके अलावा नुपुर प्रसाद जो कि ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली की अभी बनी है, आज ही उनकी फर्स्ट डे है यहाँ पर ज्वाइनिंग का। लेकिन हमने देखा था कि जब जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ था तब भी नुपुर प्रसाद यहाँ पर थी और नुपुर प्रसाद ही राहुल गांधी से सारी बातचीत कर रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है प्राची कि कोई भी इसके अलावा जो नुपुर प्रसाद है वही सारा कम्युनिकेशन जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ यहाँ पर कर रही थी। लेकिन स्पेशल सीपी लेवल का कोई भी अधिकारी जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में या डीसीपी ऑफिस में नहीं पहुंचा। तो अब क्योंकि अब पुलिस ने मान लिया है कि वो इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कब ये एफआईआर की कॉपी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि राहुल गांधी यहाँ पर कब तक बैठते हैं और कब तक उनको एफआईआर की कॉपी दी जाती है। जी प्राची। बिल्कुल अतुल, बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। ये पूरी खबर ये है कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च जंतर मंतर पर बैठे स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था, उसमें पैलेट गन चलने के आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब भी मांग रही थी, लेकिन आज राहुल गांधी एकाएक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस के सामने मांग रखते हैं कि जो साहिल विक्टिम है पैलेट गन का, उसकी शिकायत दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। डीसीपी से उनकी मुलाकात होती है, ज्वाइंट सीपी से उनकी मुलाकात होती है, काफी देर तक बातचीत चलती है, लेकिन जब बातचीत में बात नहीं बनती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो लिखित शिकायत है आप दे दीजिए, हम इसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। राहुल गांधी इस बात पर एग्री नहीं करते हैं, वो बाहर डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, 5 घंटे से लगातार धरने पर रहते हैं और यही मांग कांग्रेस दोहराती है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। और अब 5.5 घंटे के बाद राहुल गांधी की जो मांगे थी वो दिल्ली पुलिस मान रही है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। अभी किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जाएगी, बीएनएस की कौन सी धाराएं लगाएंगी, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो पैलेट गन जिसे राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, उसी पैलेट गन के मुद्दे पर राहुल गांधी अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं। वो राहुल गांधी जो आज सुबह से एक्शन में है और पैलेट गन के खिलाफ शिकायत करने के लिए पीड़ित साहिल के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे, उनकी बातें अब जो पुलिस है वो मानने के लिए तैयार हो गई है। बाकायदा शिकायत अपनी लिखकर लेकर गए थे राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप यह था कि साहिल बीते 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिकायत दर्ज हो जाए, लिखित शिकायत दर्ज हो जाए, उन्हें आयोग का नंबर मिल जाए, लेकिन जब पुलिस की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे थे, तब जाकर आज नेता विपक्ष राहुल गांधी साहिल और उनके परिवार के साथ डीसीपी के दफ्तर पहुंचे, मुलाकात की और जैसे ही राहुल गांधी धरने पर बैठे वैसे ही कांग्रेस के बड़े नेताओं का डीसीपी दफ्तर के बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर जुटना शुरू हो गया और धरना प्रदर्शन राहुल गांधी करने लगे। अब अतुल, जो शिकायत लेकर पहुंचे राहुल गांधी और साहिल, या जो शिकायत कांग्रेस की तरफ से साहिल की तरफ से तैयार की गई, उसके बारे में कोई जानकारी है? क्या बातें उसमें लिखी गई हैं, किस पर आरोप लगाए गए हैं? देखिए, रंजीत सुरजेवाला जब हमें मिले तो हमने उनसे बोला कि हमें शिकायत की कॉपी जो है वो क्या हमें दे सकते हैं। साथ में जयराम रमेश भी उनके साथ में, कॉन्फ्रेंस हॉल जो है डीसीपी ऑफिस के साथ में ही, वहां पर ये लोग बैठे हुए थे। जो इनके वकील हैं वो बाकायदा लगातार कंप्लेंट, क्योंकि जब पुलिस ने इसके ऊपर एक और लिखित कंप्लेंट देने के लिए कहा तो वो बाकायदा उस कंप्लेंट को तैयार कर रहे थे। तो सेक्शन, जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया कि अगर जो शिकायत दी जाती है, जो उसी शिकायत को हूबहू एफआईआर के अंदर उतारा जाता है, तो शिकायत जो दी गई होगी वही एफआईआर के अंदर होगी। लेकिन
लेकिन जो पूरा जिक्र किया गया है या उसी घटना का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पैलेट गन चली, क्योंकि पुलिस लगातार इस बात को कह रही थी, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात को नहीं माना कि पैलेट गन चली है। तो अगर पुलिस इसके अंदर एफआईआर दर्ज करती है तो उसके अंदर क्या सेक्शन लगाए जाएंगे? अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसका मतलब पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी जब एफआईआर दर्ज होगी तो उसके बाद ये देखना होगा कि पूरा कंटेंट क्या है, लेकिन कंटेंट वही है जो कांग्रेस पार्टी और साहिल की तरफ से जो लिखित शिकायत दी गई है, और जो पुलिस के जो टॉप सोर्सेज उनका कहना है कि वही शिकायत जो है उसको हम एफआईआर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और अमूमन होता भी यही है कि जो शिकायत दी जाती है उसी को एफआईआर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो किन सेक्शन में बीएनएस के किन धाराओं में एफआईआर होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये जो एफआईआर है वो राहुल गांधी और साहिल को दी जाएगी। बताया जाएगा कि एफआईआर हमने इस पूरे मामले के अंदर दर्ज कर ली है, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले के अंदर क्राइम ब्रांच कर रही थी। अब टेक्निकली समझिए, अगर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर होती भी है तब भी पूरी जो कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनी है, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। 102 दिन के अंदर माना जा रहा है कि ये कमेटी जो है वो बैठेगी, और उसके बाद सभी जो शिकायत करता है, जो शिकायतें हुई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो जितने भी मैटर गए थे, उन सभी के ऊपर जो सभी जो पीड़ित है या जिन्होंने भी शिकायतें की हैं वो सबसे मुलाकात करेगी। तो अब जब एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि एफआईआर जो खिलाफ होगी, जो पैलेट गन के इस्तेमाल का जो आरोप है वो रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर है, और हमने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स में किसके पास वो पैलेट गन थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने जो 2 सुनवाई हुई उसके अंदर ये कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किस तरीके से हो, किस तरीके का प्रेशर हो, किस तरीके की वहां पर उस समय उकसावे की चीजें हो, तब ये पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो इसके ऊपर एक एसओपी भी बनाएगा। तो अब जब ये एफआईआर दर्ज होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये कमेटी के सामने ये पूरी एफआईआर, क्योंकि तमाम जो एफआईआर हुई है वो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके बाद जाएगी, और जो पैलेट गन की बात हो रही है, क्या उस पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और अगर हुआ तो वो कौन आरएएफ का जो जवान था जिसके पास ये पैलेट गन थी। तो क्योंकि कंप्लेंट के अंदर ये तो नहीं होगा कि किसने ये जो पैलेट गन है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब कॉपी सामने आएगी उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी तो तमाम चीजें क्लियर होंगी कि आखिर किस तरीके की शिकायत वो कांग्रेस पार्टी और साहिल की तरफ से दी गई है, और पुलिस जो किन बीएनएस की धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ ये शिकायत है। अगर इस्तेमाल हुआ है पैलेट गन का तो वो रैपिड एक्शन फोर्स ने किया है, वो कई कागज भी ऐसे सामने आए थे, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल हुआ पैलेट गन का, ये तमाम चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, किसी की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर नहीं की थी। बाकायदा जो बताया जा रहा था कि जो प्रोटेस्ट था उसके अंदर कई असामाजिक तत्व शामिल थे, ये लगातार पुलिस की तरफ से आरोप लगाए गए। तो उसके अंदर जो इंक्वायरी थी वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी, और उसमें बताया गया था कि जो डीएफएस कैमरे हैं कि उससे ये पता लगा कि कई आपराधिक तत्व जो है वो उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे। तो अब जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कमेटी है उसके पास से सामने बातें जाएंगी, सारी एफआईआर देखी जाएंगी, सभी लोगों के आरोप, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है वो तमाम चीजें जाएंगी, तो उससे कहीं ना कहीं जब कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी तो कई चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आज की एफआईआर जिस तरीके से राहुल गांधी के दबाव में पुलिस ने करने को दिल्ली पुलिस तैयार हुई है, पहले बाकायदा लीगल ओपिनियन लिया गया, और लीगल ओपिनियन लेने के बाद अब हमें ऊपर से जो पुलिस हेडक्वार्टर से बताया गया है कि एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की जा रही है। तो अभी भी जो डीसीपी सचिन शर्मा है वो अभी अपने ऑफिस के अंदर है, और ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली रेंज नुपुर प्रसाद जो है वो भी उनके साथ है, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि रणजीत सुरजेवाला और इसके अलावा जयराम रमेश जो है वो लगातार इनसे बात कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी जब उनकी शिकायत को नहीं रिसीव किया गया था तो बाकायदा साहिल के पास बाहर कुर्सी लगाकर यहीं पर बैठ गए थे। प्रियंका गांधी भी हम बार बार देख रहे थे उनके साथ थी, लेकिन जो पूरा कम्युनिकेशन चल रहा था वो शुरू में तो राहुल गांधी ही साहिल के साथ अंदर थे, लेकिन जब पुलिस ने कंप्लेंट रिसीव करने से मना किया तो उसके बाद राहुल गांधी बाहर आके धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान क्योंकि बाकी कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, उसके बाद जयराम रमेश यहां पर पहुंचे, रणजीत सुरजेवाला जो है वो यहां पर पहुंचे, और वही लगातार कम्युनिकेशन बाकायदा कर रहे थे। और ऐसा हमने देखा कि वो लोग बाहर आते थे, वो प्रियंका गांधी को बताते थे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को बताती थी, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को रिप्लाई करते थे, और प्रियंका जो है वो आगे बाकी टीम को इस बारे में बताती थी। तो अब राहुल गांधी को यह कम्युनिकेट कर दिया गया है कि पुलिस इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर रही है, तो जब एफआईआर की कॉपी यहां पर दी जाएगी तो माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी और जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो यहां से चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। राहुल
राहुल गांधी लगातार धरने पर बैठे हुए थे और 5 घंटे तक उनका ये धरना चला और आखिरकार राहुल गांधी की मांग को मान लिया गया है। राहुल गांधी ने जो दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर बनाया, उस दबाव में अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग को पूरा करते हुए एफआईआर दर्ज करने का फैसला ले लिया है। राहुल गांधी तक ये जो बात है वो पहुंचा दी गई है। राहुल गांधी आज बाकायदा पीड़ित को लेकर पहुंचे थे, हाथ में छर्रे लेकर पहुंचे थे और गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे और कहा था कि प्रशासन सुन नहीं रहा है, ऊपर से ऑर्डर आ नहीं रहा है एफआईआर दर्ज करने का। और फिर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और अब धरने का असर ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए राजी हो गई है।